नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इस वक्त भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं। 2018 की बात हम करें, उसके बाद में आज की स्थितियों में बदलाव हुआ है। कमोबेश दोनों ही पार्टियां ये मान रही हैं कि वो सत्ता में आएंगी, लेकिन क्या हकीकत है, गांव में क्या हकीकत है, महिलाओं को लेकर दोनों ही पार्टियों की क्या रुख है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। बहुत आप वरिष्ठ हैं भाजपा में और लंबे समय से भाजपा को आपने ज़मीनी तौर पर देखा है, भाजपा के सिद्धांत को समझा है, उसके प्रयत्नों को समझा है। लेकिन 2018 की हम बात करें और 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं उनकी बात हम करें, क्या अंतर आप पाते हैं? पिछली बार कांग्रेस चूंकि बाजी मार गई थी, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, इस बार भाजपा ने ऐसा क्या किया है कि भाजपा सत्ता में आएगी? देखिए पंकज जी, कुछ स्थानीय कारण होते हैं, कुछ तात्कालिक परिस्थिति का कारण भी होता है जी, और कुछ कुप्रचार होता है जी। तो पिछली बार वोट हमको ज़्यादा मिले, जी, हम सीट में 5 सीट कम रह गए। जी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को आउटराइट बहुमत जी, जनता ने दिया। हमारी गलतियों की वजह से कह लें, या कुछ बातों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, भ्रम पैदा किया गया, जी, उसको लेकर कुछ हमारा जो सीटों का अनुमान है वो कम हो गया। जी, लेकिन यदि सरकार की विफलता होती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति यदि नाराजगी होती, तो जब 15 महीने बाद फिर से उन्होंने शपथ ली और जो उपचुनाव हुए 22, जी, उसके चलते हमने देखा कि उन उपचुनाव में रंगत बदली हुई थी। जी, उसके बीच में भी लोकसभा चुनाव हुए, तब आपने देखा कि शिवराज जी और पार्टी सब दूर प्रचार करने जा रहे थे, जी, और 29 में से 28 लोकसभा सीटें बड़े अंतर के साथ जीती, जो जी, अभी तक नहीं थी। जी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अंतर के साथ थी। वैसे ही जब उपचुनाव हुए तो 15 महीने बाद उपचुनाव हुए, उन सीटों पे कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगाती, खरीद लिया, ये हो गया, तोड़ लिए, हमारी सरकार गिरा दी, सरकार उनके कर्मों से गिरी। जी, उन्होंने जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने आगे करके चुनाव लड़ा, वचन पत्र में उनका चित्र छाया किया, उनके नाम को आगे किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्लोगन दिया था, आपको याद हो तो उनको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी कि हम इसलिए छोड़ के आ रहे हैं कि हमने जो वचन दिए थे आप पूरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उस बिना पर यदि जनता नहीं मानती उसको, तो जनता, आपने देखा होगा सांवेर, सांची, सरीकी विधानसभा, जहाँ पर इतने बड़े अंतर से हम कभी जीते ही नहीं, न भाजपा जीती न कांग्रेस जीती, वहाँ हम जीते। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया, इंडोर्स कर दिया जनता ने कि कुछ छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार किया जाए तो बेहतर है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस। और पूरी शिवराज जी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही, जो सरकार चल रही है, उसकी रीति नीति, जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के काम, इस बार हम कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। पिछली बार कुछ उम्मीदवारों के बारे में भी मैं आपसे ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर भी हमने कहीं कोई गफलत की, इसके कारण हम कुछ सीटों पर हार गए, और 20 सीटें तो हमने 10,000, 15,000 के अंतर से गंवा दी। तो कहीं ना कहीं चयन में हमने कोताही बरती, या हम और उसमें अति विश्वास में हुए कि जीत जाएंगे। इस बार हम बहुत सतर्क हैं, सरकार के कामों को लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। सरकार ने काम किया है, आपको कर्ज माफ़ी के बारे में 10 दिन में उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की कि हम 10 दिन में कर देंगे, 15 महीने में वो नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों को दिलासा दी, भरोसे में रखा, कुछ को सर्टिफिकेट बांट दिए समारोह करके, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने से उनके कर्ज माफ़ नहीं हुए, उनके खाता
आउटस्टैंडिंग बताता रहा। खाता है बैंक में, सरकार है अलग, सरकार जब तक पैसा नहीं भरेगी बैंकों में तब तक वो राइट ऑफ नहीं होता है कर्ज। बिल्कुल। और कर्ज यदि राइट ऑफ नहीं होता है तो खाता स्टैंड पर खड़ा है, और खाते में जब पैसा नहीं भरेंगे तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और डिफाल्टर हो जाता है। ऐसे 11 लाख किसान डिफाल्टर हो गए। उसके 2123 करोड़ रुपए, लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर, वो सरकार ने, हमारे शिवराज जी की सरकार ने उनके खातों में भरा केवल ब्याज का। अब सोचिए आप 2100 करोड़ रुपए कितना होता है। उन्होंने 8000 और कुछ करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का यानी आया, वो आया, इतना आया। जो एनपीए खाते हुए तो उन्होंने कहा कर्ज माफ कर दिया, वो तो एनपीए हो गए थे, वो तो वसूल ही नहीं होने वाले थे। तो किसान कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है। और माननीय शिवराज जी ने जिस ढंग से उन किसानों को, किसान सम्मान निधि की आपसे बात करूं, कमलनाथ सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए उनको पैसा नहीं देना था, उनको केवल सूची पहुंचानी थी। तो केंद्र की योजना थी, नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, प्रधानमंत्री की योजना थी, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि पर अपने कदम पीछे खींचे और टाल मटोल करके सूची नहीं भेजी। किसानों का 6000 रुपया प्रति माह का नुकसान हुआ। जब हमने सूची पहुंचाई और 6000 के बाद में शिवराज जी ने उसमें और ऐड करा और अब 6000 रुपये और कर दिया, मतलब 6000 केंद्र का 6000 हो, 12000 रुपया प्रदेश के किसानों के खाते में जा रहा है। नहीं तो क्या ये हर किसान के खाते में जा रहा है? नहीं, उसमें देखिए, उसके अंदर जो क्राइटेरिया है उसमें जा रहा है, हर किसान के खाते में नहीं जाएगा। जो छोटी जोत के किसान हैं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि ये जैसे गरीब कल्याण का काम है, तो किसान भी जो उसको बीज चाहिए मान लो, तो उतना पैसे में बीज तो ले सकता है, वो संपन्न किसान को देने का कोई उसमें औचित्य नहीं है। इसलिए हमने उस जो नीचे का छोटी जोत का किसान है जिसको खेती में आवश्यकता है, उसके लिए हमने ये योजना प्रारंभ की और इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में सीधी पहुंच रही, कोई बिचौलिया नहीं है। वो 12000 रुपया उनके खाते में पहुंच रहा है। भावांतर योजना उन्होंने बंद कर दी थी, वो हमने चालू की। हमने समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी की। कांग्रेस के ज़माने में कमलनाथ के समय लाइन लगी रहती थी, खरीदने वाला केंद्र कभी बंद है, किसान परेशान होता था। हमने एक क्लिक में तो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया तो फसल बीमा की राशि पहुंचाई, 4000 करोड़ रुपया दूसरे जो आपदा विपदा के घोषणा की थी वो पहुंचाई, किसानों खाते में गया। किसान के साथ ये सरकार की है। किसान कल्याण के लिए किसान कैबिनेट अलग बनाई। फिर खाद बीज के लिए जो 1 लाख रुपया देकर 90,000 रुपये जमा कराते थे, वो भी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। केवल उन्होंने लोक लुभावन बात की, कर्ज माफ़ी की, लोक लुभावन थी। यूपीए के सरकार के समय भी 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बात की। उसके बाद में कैग की रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि उसमें तो आधा पैसा तो बिचौलिए ही खा गए, पैसा कहाँ पहुँचा उनके पास। मनरेगा की भी ये हालत थी लगभग। अब उसको ट्रांसपेरेंट बना के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, पहले तो किसानों की बात हुई, अब बाकी जो योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, युवाओं से संबंधित, लड़कियों से संबंधित, वो सब दूर लागू है पूरे प्रदेश में। किसान अकेले नहीं, किसानों गाँव में भी लागू है, उनके लाभ मिल रहे हैं। लैपटॉप बंद कर दिए थे जो छात्राओं के लिए, जब मेधावी छात्राओं के लिए लैपटॉप देना, साइकिल देने की बात की थी, साइकिल के हम पैसा दे रहे हैं। अब हमने स्कूटी की देने की बात की है। उच्च शिक्षा के लिए पैसा दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में उनको छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रावास अगर उनको शहर में पढ़ना है और उनको छात्रावास में नहीं रहना है, कहीं प्राइवेट रहना, तो उसका पैसा भी सरकार दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए कहीं जा रहा है, उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करी। इससे बहुत सारी योजनाएं हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, पिछली बार 4000 रुपये देंगे। देखिए, आप जो कहो वो करो तो लोगों में उसका गुस्सा नहीं रहता है। 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता से आशय है कि आपको बोल दिया 4000 मिलेंगे, मतलब आप कहोगे कि 4000 मेरे खाते में आना चाहिए। हमने सीखो कमाओ योजना में हमने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने कहा 8000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको काम करना है, उसका पैसा मिलेगा। आखिर कमलनाथ सरकार ने क्या किया, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाए बेरोजगारों से। युवा स्वाभिमान योजना, वो अपमान योजना बन गई। युवा स्वाभिमान योजना अपमान योजना बन गई। रजिस्ट्रेशन करा लिए, 100 दिन का काम देंगे तब 4000 मिलेंगे। तो आपने ये झूठ क्यों बोला? आप कहते जैसे हमने सीखो कमाओ बोला, ऐसा बोलते हैं आप कि हम उसको पैसा देंगे, लेकिन आपने उनको बहुत ही एक स्वप्निल
उस वलय में रखा और उसमें उनको धोखा दिया। मुझे मालूम है कि पिछले चुनाव में एक इंदौर के हॉस्टल में भी, झाबुआ के आदिवासी क्षेत्रों के हॉस्टल में इन्होंने पर्चे बांटे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4,000 रुपये आपके खाते में डालेंगे। वो युवा जो था आदिवासी क्षेत्र का, जो किशोर था, जो छात्र था, वो उनके झांसे में आया, उन्होंने वोट किए, 4,000 रुपये मिले नहीं। फिर बोले 100 दिन का रोजगार देंगे, तो कौन सा बैंड बजाने, ढोल चलाने की और जूते सिलने की ट्रेनिंग? अरे ट्रेनिंग देंगे तब क्या होगा? गोविंद जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपका अपना अनुभव बड़ा है और आप जो बता रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन ये 2018 की हम बात करें तब भी इस तरह के आकलन किए गए थे, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? लोगों तक क्या मैसेज नहीं पहुंच पाता है? और इस बार अगर हम बात करें तो हमारी ताकत क्या है, मतलब बहुत संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो भाजपा की वो कौन सी ताकत है तो इस बार लीड करवाएगी भास्कर? देखिए, मैंने कहा ना कि करवे नहीं करवाई, ये तो मैं कह रहा हूँ कि 15 से 20,000 वोटों के बीच में हमारी 20 सीटें चली गई। हमने मतलब मार्जिनल, हमने बहुत ही सीमांत उस पर हारी, मार्जिन पर। अब इस बार क्या होगा, हमने संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाया। हमने अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार त्रिदेव योजना बनी। हमने एक बूथ की इकाई को, एक पन्ना प्रमुख, फिर एक पेज प्रमुख, फिर उसमें कुछ 25-50 घर, उन पर एक प्रभारी, तो हमने उसका एक बूथ का प्रभारी, बूथ का संयोजक, बूथ का पालक, ऐसे करके त्रिदेव हो गया। उसकी हम बराबर ओरिएंटेशन करें। तो दूसरा, हमें जिस बूथ पर कम मत मिले, हम 51% बूथ के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। वोट बढ़ाने की बात आई, वोट भी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि हमारा वोटर बने। ये तो हुई हमारी संगठनात्मक बात। दूसरा, जो हमने कहा वो किया। देखिए, 1,000 रुपया अभी तात्कालिक 2 योजनाओं की बात कर रहा हूँ। सीखो कमाओ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें 18,000 लोगों को उनको उसमें से चुना, उनको पत्र पहुँचे कि आपको स्टाइपेंड मिले, आपको यहाँ पर काम करना है। लाडली बहना योजना हमने प्रारंभ की, घोषणा की, कांग्रेस ने उसकी नकल करके 1,500 की बात की। ये जनता बहुत ट्रांसपेरेंसी है पंकज जी। आजकल ये विश्व बहुत छोटा हो गया है। जब ग्लोबलाइजेशन के या इंटरनेट के या इस तीव्र गति के युग में अमेरिका की, न्यूयॉर्क की, ये लंदन की खबर हम यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं कि कल वहाँ क्या हुआ था, 1 घंटे पहले क्या हुआ था, हमको मालूम है। तो हिमाचल में और कर्नाटक में क्या हुआ ये लोग जानते हैं। हिमाचल में एक हंसी उड़ाई महिलाओं ने, कन्याओं ने, इनके पोस्टर देख के चुनाव के बाद कि काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे 1,500 रुपये कहाँ हैं। ऐसे कई सारे मीम्स भी चले, ट्विटर पे भी चला, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसका उपहास उड़ाया। सरकार बनने के बाद भी आप महिला सम्मान की बात करके उनका अपमान कर रहे हैं, 1,500 नहीं दे रहे हैं। हमने तो घोषणा, हमने ये नहीं बोला कि चुनाव के बाद देंगे या चुनाव के बाद हम आए तो हम 1,000 देंगे। हमने तुरंत कहा, और तुरंत कहा 1.25 करोड़ महिलाओं का एनरोल्ड हुआ और उनके खाते में एक क्लिक में वो राशि हर 10 तारीख को पहुंच रही है। दूसरी बार पहुंची, पहली बार नहीं, निश्चित रूप से। इसलिए लोगों का भरोसा हम पर है, बढ़ा है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, वो भी सफल योजना थी, उसका तो अनुसरण करा कांग्रेस के राज्य में। गोविंद जी, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, तो कर्नाटक में जो स्थिति थी, जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई थी, वही कमोबेश मध्य प्रदेश में हुआ था। कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी को ये भी लगता है कि जो सरकार है उसे पूरा समय मिलना चाहिए था? क्या उसकी नैतिकता के आधार पर भी वो वोट देता है, आम मतदाता है? देखिए, आम मतदाता अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। आम मतदाता अपने साथ हुई वादा खिलाफी को बर्दाश्त नहीं करता जी। इसलिए वो कोई मुद्दा नहीं, वहाँ पर सरकार, उनकी सरकार उनके अपने अंतर विरोधों से गिर गई। कुछ लोग आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हर परिस्थिति, वहाँ के इलेक्टोरल जो माइंड सेट है उसका, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का, वहाँ की भू राजनीतिक परिस्थिति का बहुत अंतर है जी। वहाँ पर तीसरा प्लेयर भी है, जेडीएस। हमारे यहाँ कोई प्लेयर नहीं, तो आमने सामने है। और लगातार 18 साल से हमारी सरकार
के साथ लोग हैं, काम कर रही है। मैंने आपसे पहले कहा, पिछली बार हम हारे नहीं जी, 5 सीट कम रह गई जी, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, फिर उपचुनाव में हमको फिर जिताया, लोकसभा में हमको जिताया। तो इसलिए कर्नाटक की तुलना यहाँ नहीं की जा सकती। इस बार मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारी कई जगह गलती होती है, कुछ आकलन की मिस्टेक होती है, उसमें कुछ सीटें कम आती है, लेकिन यहाँ तो बायोपोलर फाइट है। तो ये जो बैटल है इसमें हम बेटर रहेंगे। और हमने जो हमारी योजनाओं का लाभ, मैंने कहा ना आपसे 1,000 रुपये हमने बोला उनके खाते में पहुँचा, 450 रुपये भी सिलेंडर की बात की, उसके भी रजिस्ट्रेशन होके उनके खाते में चले जाएंगे पैसे। जब लोगों को लगेगा कि ये वादा पूरा कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि हम सरकार में आने के बाद, हमने अभी कहा 1,000 दिए, फिर 250 रुपये और बढ़ाए, हम कहेंगे इसको हम 3,000 तक ले जाएंगे। लेकिन आशा लोगों की बंदी की नहीं, अभी इन्होंने 1,250 दिए, ये जब आएंगे तो 3,000 देंगे। वो अपेक्षा आदमी की जब पूरी होती है, जब उसको विश्वास हो जाता है। गोविंद जी, पूरे प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि कुछ भाजपा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। इन लोगों के जाने से आपको लगता है कि एक माहौल तो बनता है कि आखिर क्यों व्यक्ति भाजपा छोड़ रहा है, कि जब जाता है तो कहता है कि भाजपा में ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, इसका कहीं कोई फर्क पड़ता है? देखिए, कांग्रेस के लोग भी कई आए, ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी को, और हम क्वालिटेटिव देखें तो वो लोग जा रहे हैं जो पिछली बार उसके पहले हारे जी। जनता ने उनको नहीं चुना, महत्वाकांक्षा उनकी रही कि हमको टिकट चाहिए जी। हमको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे काम है कार्यकर्ता के लिए, मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। संगठन में काम है, संगठन के अलावा दूसरे काम है, अलग अलग जगह एक कार्यकर्ता के पास काम करने को भी है जी। उसके लिए काम है, कार्यकर्ता एक है, काम अनेक है। और हो सकता है कि जो सामाजिक विचलन की स्थिति है कि तुरंत हमको चाहिए, हमको अभी मिलना ही चाहिए, उस रूप में वो अगर उनको लगा कि हमारा टिकट तो मिलेगा नहीं यहाँ, तो उस अभिलाषा में टिकट लेने की वहाँ कोई भी उनका कमिटमेंट हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, वो चले गए। तो जो हमारे यहाँ एक सीट पर लगभग 8 से 10, 5 से 10 के बीच में एक जैसे कार्यकर्ता दावेदार भी हैं और जीतने लायक भी हैं। अब उसमें से हम जो बेटरमेंट होता है उसकी तरफ जाते हैं, जो विनेबिलिटी क्या है, उसमें हमारे यहाँ सर्वे के अलावा हमारा जो संगठन है वो अलग अलग स्तर पर आकलन करता है, इंटरनल आकलन होता है, फिर अलग जो हमारी संभाग की, विभाग की, और ये जो टोली होती है, जिले का प्रभारी होता है, ऐसे कई जगह से फीडबैक आता है और उस आधार पर हम निर्णय करते हैं कि कौन बेहतर होगा, श्रेष्ठ हो सकता है। तो जीतने वाला की संभावना पर हम दाव लगाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, उनको ऐसा एहसास भी होता है, तो उसके पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो कई बार लौट के भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पिछली बार हमारे कांग्रेस से आए थे, वो लोग गए हैं। तो हमारे तो वो मूल आइडियोलॉजी के नहीं थे, प्रेरित होकर आए थे कुछ लोग, आपने देखा हो, मैं उस बारे में ज़्यादा विस्तार से तो क्या बताऊं, लेकिन उसमें से जो कई लोग गए हैं वो पहले कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए थे, वो लोग कुछ गए हैं और वो उनका कल्चर अलग था, आए रच बस नहीं पाए, उनको जल्दी चाहिए। तो इस रूप में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता आधारित है, उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम सबको थोड़ी ले रहे हैं, उनके यहाँ तो जो आए वो आए। हमारे पास भी काफ़ी लंबी सूची, लाइन, हमारे पास उनके संदेश हैं, लेकिन हम सबको नहीं ले रहे हैं। गोविंद जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो गुजरात में जिस ढंग से चुनाव हुए, जिस फिलॉसफी पे, वही मध्य प्रदेश में भी होने वाले हैं, और कुछ विधायकों से संगठन ने पूछा भी है क्योंकि वो पहले ही मना कर दें। मतलब कुल मिला के सूचना ये है कि अधिकतर जो विधायक, एग्जिस्टिंग विधायक हैं, उनके टिकट कट सकते हैं। क्या वाकई भाजपा ये रिस्क लेने की स्थिति में है? मैंने आपसे पहले कहा कि कोई लगातार भी जीतता रहा है, वहाँ भी बहुत सारे दावेदार, बहुत सारे एलिजिबल उस सीट के लिए नेचुरल क्लेमेंट हैं जी। तो पार्टी निर्णय करती है कि किसको टिकट देना नहीं देना। हमारे पार्लियामेंट, हमारे चुनाव की समिति
चयन समिति होती है प्रदेश की, केंद्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड भी होता है, चुनाव चयन समिति होती है, इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो उसमें सब निर्णय होता है। इसलिए ये कहना कि किसी को टिकट कटेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा विनिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है। हम टिकट देने में जो हमारी पार्टी तय करती है वो कि कोई ऐसा भेड़ चाल नहीं कि उसको टिकट काटना ही है तो हम सब काटेंगे, वहाँ काटे तो यहाँ काटेंगे, ऐसा नहीं है। विनेबिलिटी के फैक्टर में कौन फिट बैठता है वो पार्टी सोचती है, और लोकतांत्रिक तरीके से देखिए हमारे यहाँ कोई वंशवादी परिवारवादी पार्टी नहीं है जहाँ किसी एक के कहने से, जैसे मुलायम सिंह यादव कहने से सपा में होता है जी, या उसमें लालू प्रसाद यादव के आरजेडी में होता है, या एआईएडीएम के आईएडीएम उसमें द्रमुक में डीएमके में होता है करुणानिधि के परिवार का, या जेडीएस में होता है। तो ऐसा हमारे नहीं, हमारे यहाँ तो सब लोग मिल बैठकर और उसके बारे में प्लस माइनस उसका क्या है उस पर बारे में निर्णय करते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति के भी टिकट लोन और पहले पार्टी ने नहीं दिए हैं और उसकी जगह जिसको नए को भी प्रस्तुत किया वो जीते हैं जी। इसलिए इस बारे में कार्यकर्ता काम करता है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी कमल का चिन्ह है, कोई भी चेहरा हो। कांग्रेस का अपना एक कल्चर है कि वो फ्री टू ऑल की बात करती है कि जहाँ कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर कोई भी टिकट मांग सकता है, उनकी अपनी कल्चर है और हर व्यक्ति कहता है कि मुझे टिकट चाहिए, और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि ठीक है जो मांगने को समस्या नहीं है। एग्जिस्टिंग अगर विधायक वहाँ पर कांग्रेस का है तब भी, भाजपा में ये कल्चर नहीं। बावजूद इसके कुछ ऐसे क्षेत्र में साधना न्यूज़ की टीम गई जहाँ पता लगा कि बाकायदा भाजपा के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो खुले तौर पर ही कह रहे हैं कि वो टिकट की मांग कर रहे हैं। हम अगर बात करें हम हरदा की, हम बात करें सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की, और भी कई क्षेत्र हैं। तो ऐसा कैसे भाजपा भी फ्री टू ऑल वाली कल्चर में विश्वास करने लगी? देखिए फ्री टू ऑल अलग बात है, टिकट मांगना वो तो हमेशा होता है, और जब तक उसकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी अपने उस पत्र पर नहीं कर देती तब तक वहाँ मैंने कहा ना 10 दावेदार अपने अपना वहाँ पर क्लेम करते हैं। वहाँ जो भी उनको प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन करना होता है, होर्डिंग पोस्टर लगाना, इससे लगता है कि हाँ वो उम्मीदवार हैं यहाँ, मतलब उसमें कोई गुरेज नहीं है। नहीं, अब देखिए मैंने कहा ना कि वो अपना हक मांगने के लिए सब स्वतंत्र हैं, मांगिए, लेकिन कांग्रेस जैसा फ्री फॉर ऑल नहीं है। हमने तो देखा, आपने भी देखा होगा कि कई सारे नगर निगम के 94 के नगर निगम चुनाव में सरकार थी कांग्रेस की, उनसे निर्णय नहीं हो पा रहा था। नगर निगम के चुनाव में पार्षद के टिकट का निर्णय पार्टी नहीं कर पाती थी, फ्री फॉर ऑल कर दिया, 4 लड़ लो, कांग्रेस का सिंबल नहीं मिलेगा, उसमें से जो जीतेगा वो हमारा। हम भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी ऐसी स्थिति आई क्या? कभी नहीं आई। इतने सारे सत्ता में रहते हुए 18 साल में नगरीय निकाय के इतने सारे चुनाव हुए, उनके यहाँ तो 2 बार ऐसा हुआ, सत्ता में रहते हुए फ्री फॉर ऑल कर दिया। तो फ्री फॉर ऑल टिकट मांगने तक ठीक है, उसके बाद वो काम में लगता है और काम करता है। जैसे मधु वर्मा को टिकट मिला, वहाँ और भी दावेदार थे, लेकिन वो लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, टिकट मिल गया। आप सब जीतू जिराती हो या कई लोग हो, सब अपना काम करेंगे, काम में लग जाते हैं। जी गोविंद जी, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा जो है फिर से आ रही है, और अगर आ रही है तो आपको क्या लगता है इस बार क्या रेशियो होगा? 5 सीटें पहले कम रह गई थी, इस बार कितनी सीटों से का इजाफा करने वाले हैं? पंकज जी, मैं आप उसको अति आत्मविश्वास न कहें, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि क्लीन स्वीप तो हो गई, लेकिन 150 से ऊपर हमारा सीट का जो गणित है वो जाएगा। वो आंकड़ा हम पार करेंगे और छुएंगे जो हमने पिछले चुनाव में जीता, उससे ऊपर जाएंगे। अब हमको ज्योतिषी तो है नहीं, हम भविष्यवाणी कर दें कि 178 आएगी, 175 आएगी, लेकिन हाँ आकलन है 150 से ऊपर, ये हमारा आकलन है। और हम देखिए मानवीय त्रुटियां भी होती है, चयन में भी होती है, कुछ कामों में भी होती है, व्यावहारिक दिक्कतें आती है, स्थानीय कारण बन जाते हैं कभी कभी, उन सब चीज़ों पर वो व्यक्ति पर हावी हो जाता है। हमने कई सारे उपचुनाव देखे, सब दूर जीत रहे हैं, एक जगह हार गए, अच्छी भली हमारी सीट, वो क्या होता है एक जरा सा कारण, जो मुद्दे पर चुनाव आदमी एक नॉन इशू पर वोट दे देता है और तात्कालिक उत्तेजना में, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम जो हमारी संगठन की रणनीति चल रही है, जिस ढंग से हमारी तैयारी है,
और जिस ढंग से कांग्रेस के प्रति लोगों में आक्रोश है, और इन कांग्रेस में जिस तरह से अलग अलग गुट, और उनको कोई तवज्जो कमलनाथ जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है कांग्रेस की, वो नहीं दे रहे हैं, उससे कांग्रेस में जो विस्फोट होने वाला है, हम उसके आधार पर नहीं जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस तो जीत ही नहीं रही है। हम बड़े मार्जिन के साथ 150 से ऊपर सीटें जीतकर और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जनता की सेवा करेंगे। अंतिम सवाल, दूसरी और तीसरी लिस्ट कब आ रही है? कांग्रेस तो बोल बोल के थक गई 6 महीने से कि हम तो पहले घोषित कर देंगे, बड़े शेर बनते थे। नहीं, वो तो डर गए कि 18 से जो 22 का जो सेशन है उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको ईडी और उसका छापा पड़ सकता है, तो उन्होंने अपनी लिस्ट रोक ली, ऐसी सूचना है। ईडी का छापा तो उसी पर पड़ता है। अब राजस्थान में एक आईएएस के घर पर अगर छापा नहीं पड़े, जिसने 15, 18, 28 दिन में कितने फ्लैट खरीदे, तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? आप अपने आप में साफ सुथरे रहो, हम तो नहीं डरते हैं किसी से, इसलिए ये कोई बात अलग है। लेकिन यदि उन्होंने पहले कहा, अब ये तो बहाने हैं कि ईडी का छापा पड़ जाएगा, ईडी का छापा अगर गलत करेगा, भ्रष्टाचारी होगा तो बाद चुनाव के टाइम भी पड़ जाएगा, उसमें कौन रोक सकता है? वो टिकट उसने नामांकन भर दिया, उसके बाद छापा पड़ना नहीं पड़ना ऐसा लिखा थोड़ी कहीं। इसलिए ये तो बहाने हैं, वास्तव में उनके यहाँ कोई सहमति नहीं बन पा रही है। वहाँ तो गुटी राजनीति है, मेरा कितना तुम्हारे कितने, वो जो उसमें कितना प्रपोर्शन किसका नेता का रहेगा उस बारे में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट का, किसी का फूट का, किसी के कोई कोटे का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो जो विनेबिलिटी, इसलिए हमने देखिए, हमने थोड़ी बोला, हमने पहले बोला ही नहीं। जब हमारी 39 की सूची तो लोग हतप्रभ थे कि ये सूची जल्दी कैसे आ गई। और चुनाव में अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी हम ये क्या है कि हम कल सूची लाने के परसों, क्या मतलब है? जब हम हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय कर देगी उस दिन सूची आ जाएगी। जी, लेकिन तय है कि आप जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, 101%। कौन जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। तो गोविंद मालू जी प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, और आप देखिए कि किस तरह से कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरे हुए हैं, और जो ज़मीनी स्तर पर है वहाँ पर भी वो कॉन्फिडेंट हैं। किसानों के स्तर पर की बात हो, महिलाओं के स्तर की बात हो, युवाओं के स्तर की बात हो, या किसी और स्तर पर, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है भाजपा ने, और पिछली हार से जो जीते हैं और उससे सीखे हैं, उसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा, और भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। बहरहाल ये विश्वास, ये वादा, ये इरादा कितना सफल होता है, इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।